नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को जानेंगे। आखिर क्या है ये दल बदल कानून? तो सबसे पहले जानते हैं डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन यानी दल बदल। तो दल बदल को रोकना है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति है, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया और जीतने के बाद वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले जाता है, तो ये व्यक्ति कांग्रेस में डिफेक्शन क्रिएट करता है। ये कांग्रेस के लिए एक डिफेक्ट माल था, यानी ये डिफेक्ट पर्सन है जिसने कांग्रेस में डिफेक्शन क्रिएट कर दिया। और ऐसा डिफेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा साइन नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये अच्छा साइन नहीं है। ये पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी साइन नहीं है। ये वोटर्स के साथ चिटिंग करना माना जाता है। इसीलिए ऐसे डिफेक्शन को रोकना ज़रूरी है। तो सरकार इस पर कोशिश करेगी। लेकिन क्या ये डिफेक्शन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हमेशा से इनहेरेंट रहा है? क्या शुरुआती दौर से रहा? तो नहीं साहब। आज़ादी के तुरंत बाद यदि आप देखेंगे तो डिफेक्शन जैसा कुछ नहीं था। ये शुरू होता है 1967 से। 1967 जब इंदिरा गांधी पावर में आती है, यही समय था जब एक नया ट्रेंड पॉलिटिकल सिस्टम में दिखा, वो है डिफेक्शन का। व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, फॉर एग्जांपल बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया और जीतने के बाद वो कांग्रेस में आ जाएगा, या कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीतने के बाद वो बीजेपी में चले जाएगा। तो ये ट्रेंड 1967 से दिखाई देता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये इंटरेस्ट में अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन ये डिफेक्शन को 1970s और 80s के करीब में आप देखेंगे तो इसका पीक का टाइम है, बहुत ही टॉप में गया। इससे इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में इतना हाई लेवल पे आ चुका था कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी था इसे रोके। लेकिन इसे रोकने का बीड़ा उठाया राजीव गांधी ने। 1985 राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तब उन्होंने पास किया एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली उस समय पार्लियामेंट ने पास किया, दैट इज़ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ और यही 10th शेड्यूल बात करता है कि कैसे डिफेक्शन को रोका जाए, यानी ये बात करता है एंटी डिफेक्शन की। डिफेक्शन को रोकने की क्या कोशिश की जाएगी? तो 10th शेड्यूल डिफेक्शन को रोकने की बात करेगा। तो आइए हम जानते हैं कि डिफेक्शन कब होगा, क्या ग्राउंड है जब डिफेक्शन माना जाएगा और फिर उस डिफेक्शन के बेसिस पे किया क्या जाएगा। तो जनरली देखिए, यदि कोई व्यक्ति के ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगेगा, कोई भी लेजिस्लेचर समझिए, देयर इज़ एन एमपी और एमएलए या एमएलए या फिर कोई एमएलसी है, ठीक है। यदि ऐसा कोई लेजिस्लेचर के ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग गया तो इसका मेंबरशिप एज एन एमपी एमएलए और एमएलसी वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कब ये डिफेक्शन का चार्ज लगेगा, क्या ग्राउंड है इस डिफेक्शन के चार्ज का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिफेक्शन का ग्राउंड कब होता है? सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है, लड़कर जीता और जीतने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करेगा, तो यहाँ माना जाएगा कि भैया इसने डिफेक्शन किया है और डिफेक्शन के ग्राउंड पर उसका एज जो मेंबरशिप है एज अ लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, वो उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस ग्राउंड पर उसकी मेंबरशिप इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर ख़त्म की जाएगी। ये पहला ग्राउंड है डिफेक्शन का। दूसरा ग्राउंड जिस बेसिस पे उस व्यक्ति का डिफेक्शन होगा यानी डिस्क्वालीफाई वो होगा, वो क्या है? यदि समझिए कोई व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। अब इसका मतलब कि जब वो फ्लोर पर होगा यानी लोकसभा या राज्यसभा में होगा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जब वो जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के बिहाफ में या कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को वहाँ पर प्रेजेंट करेगा। कई बार क्या होता है कि इसी चीज़ को मैंडेटरीली इसे अप्लाई करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी एक विप इशू करती है। विप इशू करना एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का एक मैंडेटरी ऑर्डर इशू होता है कि आपको इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर पॉलिटिकल स्टैंड जो आपका होगा वो पॉलिटिकल पार्टी के लाइन पर ही होना चाहिए। कांग्रेस में समझिए कोई बिल होगा, किसी बिल का अपोज करने का डिसाइड किया, तो उसके कांग्रेस के लेजिस्लेचर फ्लोर में जाकर उस बिल को अपोज ही करेंगे, उसे फेवर नहीं कर सकते यदि व्हिप इशू हो गया है तो। और यदि कांग्रेस ने व्हिप इशू नहीं किया है तो वो फ्लोर पर जाकर अपने हिसाब से जो काम करना है कर सकते हैं। ठीक।
तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ व्हिप इशू किया और अगर लेजिस्लेचर उस व्हिप के अगेंस्ट जाकर कुछ काम करता है तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेकेंड, या कोई लेजिस्लेचर अपने पॉलिटिकल पार्टी के व्हिप को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वो व्हिप इशू किया गया कि हाउस में आपको प्रेजेंट होना है और बिल के अगेंस्ट में वोट करना है, उस दिन वो एब्सेंट रह गया, एब्स्ट्रेन करता है, पार्टिसिपेट ही नहीं किया व्हिप को एफ के अकॉर्डिंगली, तो भी वहाँ डिस्क्वालीफाई हो सकता है, प्रोवाइडेड 15 दिन के अंदर अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज अगर पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है, उसने उसके उस एक्टिविटी को माफ़ नहीं किया। तो यदि माफ़ कर दिया 15 दिन के अंदर तब तो ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि पॉलिटिकल पार्टी ने उसके उस एक्ट को माफ़ नहीं किया तो फिर उसके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग सकता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और टॉपिक, यानी इससे रिलेटेड एक केस भी बताऊंगा आगे वाले स्लाइड में। तो कुछ समय के लिए फ़िलहाल के लिए तो हम इतने में ही रुकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड ग्राउंड होता है जिसके बेसिस पे व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है या डिफेक्शन का चार्ज उसके ऊपर लगेगा, वो है इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर। यदि कोई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में लड़ा, इलेक्शन जीत गया, जीतने के बाद यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी वो ज्वाइन करेगा तो माना जाएगा वो वोटर्स के साथ चिटिंग कर रहा है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वोटर्स लोग ने कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं दिया वोट, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और एक इंडिपेंडेंट को वोट दिया है। इसका मतलब कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं किया, और अगर जीतने के बाद वो व्यक्ति, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस में चले जाएगा तो वोटर्स के साथ चीटिंग माना जाएगा। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर को, इंडिपेंडेंट जो लेजिस्लेचर जीत कर आया है उसे कहा जाता है कि आप जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डिफेक्शन का चार्ज आपके ऊपर लगेगा और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स का। आप सभी को पता है राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में कॉन्सेप्ट था कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, गवर्नर वहाँ 1/6 ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेट होने के बाद विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा और 6 मंथ के बाद वो अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिफेक्शन का चार्ज हो जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या अगर वो 6 मंथ तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद में भी वो ज्वाइन नहीं करेगा तो चलेगा क्या? देखिए, जनरली कोई व्यक्ति को यदि नॉमिनेट किया जा रहा है प्रेसिडेंट द्वारा तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिक्वेस्ट पे या सजेशन पे ही होता है। तो अगर कांग्रेस ने आपको नॉमिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास रिक्वेस्ट भेजा, प्रेसिडेंट ने आपको नॉमिनेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस आपको अपने पॉलिटिकल पार्टी में लेने की कोशिश करेगी कि आप मेरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हुए। तो हमेशा एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता ही है, नॉमिनेटेड मेंबर। बस सिर्फ कंडीशन है कि आपको विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ ज्वाइन करना होगा। यदि 6 मंथ के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगेगा और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज रिलेटेड टू मर्जर। मर्जर का केस क्या है? तो देखिए, यदि कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल समझिए कांग्रेस में 30 एमपी है, कांग्रेस के 30 एमपी है। अगर इस 30 में से 20 एमपी यानी 2/3 ऑफ एमपीज एक साथ निकलकर कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। यदि ग्रुप ऑफ एमपीज, ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर अपने पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइंट होंगे तो उनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड इस ग्रुप का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? तो 2/3 होना चाहिए ऑफ द पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचर्स का। यानी 30 है तो 30 में से 20 लोग एक साथ निकल कर दूसरे पार्टी में ज्वाइंट हो रहे हैं। 60 है तो 60 में से 40 एमपीज लोग, समझिए फॉर एग्जांपल कांग्रेस के 60 एमपी है तो 40 लोग अगर निकलेंगे और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर उन 40 के ऊपर डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उनका मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा। तो मर्जर के केस में ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि निकलने वाली पार्टी में से 2/3 ऑफ मेंबर्स लोग कलेक्टिवली निकलकर किसी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होने चाहिए, तो डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा, नहीं तो आपके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग जाएगा। और एक कंडीशन है दैट इज स्प्लिट का।
स्प्लिट का कंडीशन कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में से कुछ मेंबर्स लोग निकले, बस सिर्फ निकले, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो इसे स्प्लिट कहा जाएगा। ऐसे में रिक्वायर्ड कंडीशन था 1/10 का, सॉरी 1/3 का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस में 30 एमपी है, तो 30 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से अगर अगर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग कलेक्टिवली निकल जाएंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने ज्वाइंट नहीं किया, सिर्फ निकल गए और निकल के वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, अगर कलेक्टिवली 1/3 ऑफ द मेंबर्स लोग निकलेंगे तो इसे स्प्लिट का केस कहा जाएगा। और इवन स्प्लिट के केस में मेंबरशिप उनकी नहीं जाएगी, उनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2003 ये स्प्लिट के कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया। यानी अभी डिफेक्शन लगने का या डिफेक्शन से बचने का जो कंडीशन है वो यही 5 है। अगर कोई जीता हुआ लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेगा तो उसके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगता है। यदि कोई विप के अगेंस्ट में या विप को फॉलो नहीं करे तो उसके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगेगा, प्रोवाइडेड कि 15 दिन के अंदर अंदर उसके पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने उसे माफ़ किया हो। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगता है। यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगता है। और यदि कोई पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में एक ग्रुप जो लेस देन 2/3 है वो निकलकर अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइंट होंगे तो उनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगेगा। यानी अगर 2/3 है या 2/3 से ज़्यादा है तो डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगता। स्प्लिट का कंडीशन ये हट चुका है बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो दीज आर द ग्राउंड जिस ग्राउंड पर डिफेक्शन का चार्ज लगेगा, और डिफेक्शन का चार्ज लगने की वजह से भाई उनका मेंबरशिप ख़त्म होगा। अब एक चीज़ है, कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ से जुड़ा हुआ। एक्सेप्शंस क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली विप के कंटेक्स्ट में कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देखिए सबसे पहली बात कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सबसे इसका एक एक्सेप्शन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा में स्पीकर या फिर जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर स्पीकर, या काउंसिल है वहाँ पर चेयरमैन जो हो गए, उनके केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बार जब स्पीकर जैसा चुने गए, फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं ओम बिरला का। ओम बिरला बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन जीते, जीतने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बने बीजेपी के टिकट से। अब अगर वो जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी छोड़ेंगे तो वो डिफेक्शन के लायबल हो जाते हैं, उनके ऊपर भी डिफेक्शन लगेगा। लेकिन अब ओम बिरला स्पीकर के इलेक्शन में खड़े हुए, स्पीकर का इलेक्शन जीत गए, जीतने के बाद यदि वो स्पीकर चुने गए हैं तब उनके पास ये प्रिविलेज है कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देंगे। यानी बीजेपी से वो कुछ समय के लिए टेम्पररी रेजिग्नेशन देंगे और वो स्पीकर जैसा रोल परफॉर्म करते हैं। स्पीकर का ऑफिस बड़ा ही न्यूट्रल रहना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। बस इसीलिए कहा जाता है कि स्पीकर अगर एक बार आप चुने गए तो आप टेम्पररली अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़िए। जब तक आप स्पीकर का रोल परफॉर्म करेंगे तब तक आप कोई पार्टी में नहीं है। वंस आपका स्पीकर वाला रोल ख़त्म हो गया उसके बाद फिर से आप बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब ओम बिरला फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी छोड़ा, फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, लेकिन ऐसे में इनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। तो नॉर्मली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा है या ज्वाइन कर रहा है तो उनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग जाता है जीतने के बाद। और लेकिन स्पीकर या जो चेयरमैन है ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सभी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो तो स्वयं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो हैंस उनको यहाँ पर हम स्टडी में नहीं लेते हैं। हम यहाँ स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं आमतौर पे। तो यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का छोड़े तो चलता है। विप के कंटेक्स्ट में हुआ क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बेसिकली एक जजमेंट दिया और एक जजमेंट में ये कहा कि विप फॉलो करना मैंडेटरी होगा
लेजिस्लेटर के लिए, और अगर व्हीप का उन्होंने वॉयलेशन किया तो डिफेक्शन का चार्ज लगेगा। लेकिन ये केवल कुछ पर्टिकुलर केस में, दैट इज़ जब कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में होगा, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में होगा, जब मनी बिल या वोट ऑन थैंक्स जैसा इंपॉर्टेंट मोशन हाउस में होगा, केवल यही टाइम पर व्हीप मैंडेटरी होगा। अदर केस में अगर कभी भी व्हीप इशू किया जाएगा तो उस व्हीप को फॉलो ना करने या उस व्हीप के अगेंस्ट में जाने के लिए डिफेक्शन का चार्ज किसी भी मेंबर्स के ऊपर नहीं लगेगा। तो व्हीप के केस में डिफेक्शन का चार्ज है, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड में हर एक काम के लिए व्हीप का वॉयलेशन करेंगे और आपके खिलाफ डिफेक्शन का चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता। अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग गया, वो डिसक्वालिफिकेशन के लिए लायबल है, तो उसे डिसक्वालीफाई करेगा कौन? हु इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी? सो किसी भी हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा तो चेयरमैन, स्टेट असेंबली तो स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो उसका चेयरमैन। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन लेता है और उसका जो भी डिसीजन है वो फाइनल है, उससे फाइनल मान लिया जाएगा। ठीक है, कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बस सिर्फ इतना कहा गया कि ये फाइनल है, इसका कोई आगे अपील कुछ नहीं, ये एक फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जिसका नाम है किहोटो होलोहून केस। किहोटो होलोहून वर्सेस जैचिलू का जो केस होता है 1993 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब डिफेक्शन के मामले पर डिसीजन देता है तो वहाँ पर वो ट्राइब्यूनल के जैसा एक रोल परफॉर्म करता है, और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील फाइल किया जा सकता है। तो सिमिलर वे जुडिशरी, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होगा डिफेक्शन के केस में, इसके अगेंस्ट में भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो यानी इस केस के बाद से ये कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन नॉर्मली कानून में इसके डिसीजन को फाइनल लिखा गया है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, आपको डिफेक्शन से रिलेट करके ये किहोटो होलोहून का के जो केस है 1993 का, इसे पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है, ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। और इसी में कहा गया कि स्पीकर या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके डिसीजन को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए वो ओपन होगा। अब सवाल आता है कि क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरेक्टली किसी भी मैटर को उठा लेता है? तो नहीं साहब। यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग भी रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तब तक उस मैटर के ऊपर एक्शन नहीं लेगा जब तक कि कोई कंप्लेन फाइल नहीं होता। कंप्लेन फाइल होना बहुत ज़रूरी है। वंस कंप्लेन फाइल होगा फिर उस कंप्लेन के बेसिस पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना रोल परफॉर्म करना शुरू करता है, वो डिसीजन लेगा जो भी डिसीजन लेना है। इस टाइम पर जो वो कंसर्न, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो वो पर्सन है जिसके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगा हुआ है, उसे भी अपनी बात प्रेजेंट करने का टाइम दिया जाता है, उसे भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि किस बेसिस पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और स्पीकर अगर ये भी कर सकता है कि अगर उसे ज़रूरी है, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये भी कर सकता है कि वो इस मैटर को किसी कमेटी यानी कमेटी ऑन प्रिविलेज फॉर इंक्वायरी क्लेस कमेटी फॉर ऑफ प्रिविलेज के पास फॉरवर्ड करेगा। उसका जो रिकमेंडेशन आएगा उसके बेसिस पे एक्शन लेगा, यानी जो भी एक्शन लिया जाएगा वो कंप्लेन के आधार पे लिया जाएगा। तो ये था एंटी डिफेक्शन का कानून। मुझे लगता है कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। आई होप कि आपने ये अच्छे से समझा हो, और यदि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आपका कोई कमेंट है तो वो कमेंट हमारे साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।